हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनहेरिटेंस क्लासेस। आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर का अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम दोनों की आज डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन की, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, those solutions which follows Raoult's law over entire range of concentration are called ideal solution। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो सारे सॉल्यूशंस जो Raoult's law को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, उनको हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमारे पास एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये सॉल्यूशन Raoult's law को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो इस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? जैसे मान लो मेरा एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट है 40 ml और सॉल्वेंट है 60 ml। जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं तो मुझे कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है? आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अभी कंसंट्रेशन में मैंने अमाउंट सॉल्यूट का कितना लिया? 40 और सॉल्वेंट का कितना लिया? 60। ठीक है, अब इसको चेंज कर देते हैं। जो सॉल्यूट है हमारा वो भी 50 ml है और सॉल्वेंट भी हमारा 50 ml है। अभी भी इन दोनों को मिक्स करते हैं। अगर अभी भी इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें आइडियल सॉल्यूशन मिल रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? अगर अभी भी इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? एक ऐसा सॉल्यूशन मिल रहा है जो Raoult's law को फॉलो करता है। ठीक है ना, एक ऐसा सॉल्यूशन हमें मिल रहा है जो Raoult's law को फॉलो करता है, तो हम इसे बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर ऐसे ही हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके इन दोनों को मिक्स करते रहते हैं, ठीक है ना, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है अगर वो Raoult's law को फॉलो करता है तब हम बोलेंगे वो कैसा सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली होते क्या है। तो दो सॉल्यूशंस व्हिच फॉलो Raoult's law ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन का मीनिंग इंपॉर्टेंट है, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है ना, किसी एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन पे Raoult's law को फॉलो कर रहा है तब उसे आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। ठीक है ना, किसी भी कंसंट्रेशन को अगर हम उन दोनों कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं और अगर वो Raoult's law को फॉलो करते हैं देन हम उन्हें क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस को। ठीक है ना, अब आइडियल सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमें याद रखनी होती है और एग्जाम्स पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते, जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होती है? जीरो। ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाते समय यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो ना तो कोई हीट रिलीज होगी ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, जैसे हमारा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है? जब हमने 40 ml सॉल्यूट को 60 ml सॉल्वेंट के साथ मिला दिया तो हमारा सॉल्यूशन बना 100 ml। तो जो सॉल्यूशन है वो 100 ml ही होना चाहिए। ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका वॉल्यूम ना तो बढ़ना चाहिए ना तो घटना चाहिए, मतलब वो 100 ml ही आना चाहिए, 100 से अबव नहीं आना चाहिए, 100 से बिलो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, यानी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू 0। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये होता है आइडियल सॉल्यूशन का। एंड थर्ड पॉइंट इज गिब्स एनर्जी। ठीक है, गिब्स एनर्जी कैसी होगी इस सॉल्यूशन की? नेगेटिव, और एंट्रोपी कैसी होगी इस सॉल्यूशन के लिए? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आइडियल सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखने होते हैं। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसा होगा? जीरो, यानी ना तो जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके कैसा सॉल्यूशन बनाएंगे जो कैसा सॉल्यूशन है? Raoult's law को ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी? जीरो, ना तो हीट इवॉल्व होगी ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी। चेंज इन वॉल्यूम कैसा होगा? जीरो, यानी जितना ml हमने मिलाया है तो उनका सम करने पे जितना आना चाहिए उतना ही आएगा, उससे ना ज्यादा आएगा ना उससे कम आएगा। ठीक है, और गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होगी यहाँ पे? नेगेटिव, और एंट्रोपी कैसी होगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक, अब हम समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन को मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है ना, कि जब हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या चल रहा होता है, ठीक है ना, और कैसे हमारा आइडियल सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर? इसलिए हमें दो कंपोनेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, कंपोनेंट ए एंड बी। ठीक है, दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक कंटेनर ए है, ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने कौन सा कंपोनेंट लिया? ए कंपोनेंट। और ये दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने कौन सा कंपोनेंट ले लिया? बी कंपोनेंट। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? ए के मॉलिक्यूल्स होंगे। सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा यहाँ पे? ए। तो
यहाँ पे ये एक ए है और ये भी एक दूसरा ए है, तो ए के बीच में इंटरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप की इंटरेक्शन प्रेजेंट है, दैट इज कौन सी, ए टाइप, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इस कंटेनर के अंदर ए टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, ठीक है। ऐसे अगर हम बी कंपोनेंट की बात करेंगे तो इस कंटेनर में क्योंकि सिर्फ बी कंपोनेंट है, तो सिर्फ बी और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। उनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मतलब कोई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी कंटेनर में, इस कंटेनर में किस टाइप की इंटरेक्शन होगी, बीबी टाइप की इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बीबी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कौन सी टाइप की इंटरेक्शंस हैं, बीबी टाइप की, और इस कंटेनर में किस टाइप की है, ए टाइप की इंटरेक्शंस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों ही कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर देना है, ठीक है ना। इस ए एंड बी कंपोनेंट को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, मिक्सिंग कंपोनेंट ए एंड बी, ठीक है। तो जब हमारा इस कंटेनर में अब दोनों ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कंपोनेंट ए भी प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी भी प्रेजेंट है, तो देखो अब इस कंटेनर में हमारे पास ए कंपोनेंट भी है और बी कंपोनेंट भी है। तो देखो अब कितने टाइप की इंटरेक्शंस यहाँ पे होंगी, जैसे ए भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे और बी भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ए भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब हम ए एंड बी कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास तीन तरह की इंटरेक्शंस आएंगी, और वो तीन तरह की इंटरेक्शंस कौन कौन सी हैं, ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो इनिशियली ए कंपोनेंट अलग कंटेनर में था और बी कंपोनेंट अलग कंटेनर में था। तो जब वो अलग अलग कंटेनर में थे तो ए वाले कंपोनेंट में सिर्फ ए टाइप की इंटरेक्शन थी और बी वाले कंपोनेंट में सिर्फ बी टाइप की इंटरेक्शन थी। फिर हमने जब ए बी को आपस में मिक्स कर दिया तो अब हमारे पास 3 टाइप की इंटरेक्शंस हो गई, एक ए बी बी, एक जो नई इंटरेक्शन अब बनेगी दैट इज ए बी, ठीक है ना। जब हम ए और बी को एक साथ ले आएंगे तो ए के मॉलिक्यूल्स एंड बी के मॉलिक्यूल्स भी आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने टाइप की इंटरेक्शंस हैं, 3 टाइप्स की इंटरेक्शंस हैं। तो इसमें से ध्यान देने वाली बात ये है ए टाइप और बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये तो पहले भी थी, ठीक है ना। ए एंड बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कैसे हैं, ओल्ड इंटरेक्शंस हैं, मतलब ये पहले भी थी। बट जो ए बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ये न्यू इंटरेक्शन है, क्योंकि ये कब आई है, जब ए और बी को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो ए बी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है वो कैसी है, न्यू इंटरेक्शन है। ये समझ में आया आपको। तो पहले सिर्फ ए टाइप की इंटरेक्शन थी और बी टाइप की इंटरेक्शन थी, ठीक है। जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक एडिशनल इंटरेक्शन बन गई, कौन सी, ए बी टाइप की, ठीक है। अब फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल हो, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन कैसा हो, आइडियल सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन इसको फॉलो करनी पड़ेगी। और कंडीशन क्या है, जो स्ट्रेंथ है ए और बी की, ठीक है ना, ए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है और बी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसके, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ के, ठीक है ना। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन बन जाए, ठीक है ना, यानी रॉल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो करे, तो उसे कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और वो कंडीशन क्या है कि ये जो ए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है इसकी जो स्ट्रेंथ है और बी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ है ये दोनों ही इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसकी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन के भी, ए बी के, ठीक है ना। यानी ए बी जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इन दोनों की इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो फॉर आइडियल सॉल्यूशंस ए एंड बी टाइप की जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो इक्विवेलेंट है जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बनी है दैट इज ए बी, ठीक है। तो जब भी हम ए और बी कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है ना, ए और बी कंपोनेंट है क्या, बेसिकली ये मान लो सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो एक नई इंटरेक्शन बनेगी दैट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच की जो इंटरेक्शन है अगर इसकी स्ट्रेंथ सॉल्यूट की इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट की इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ के ऑलमोस्ट बराबर है तो उस केस में हमें कैसा सॉल्यूशन मिलने वाला है, आइडियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ न्यू ए बी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ ए एंड बी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं आफ्टर मिक्सिंग दी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाए, आइडियल सॉल्यूशन, तो ये वाली कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ेगी। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, ठीक है ना, उसकी स्टेटमेंट कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो जाता है। फिर एक्सप्लेन करो आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करो।
तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो AA एंड BB ये जो ओल्ड इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, इनकी स्ट्रेंथ जो न्यू AB इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है इसके ऑलमोस्ट कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आपको ये याद रखने हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है क्लोरोइथेन को जब हम मिलाते हैं किसमें, ब्रोमोइथेन में, तो क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन मिलने के बाद कैसा सॉल्यूशन देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन देते हैं। इसी तरह से एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बेंजीन और टोल्यून को आपस में डिसॉल्व करते हैं तो भी हमें क्या मिलने वाला है, आइडियल सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल हैं आपको आइडियल सॉल्यूशन के जो याद रखने हैं। एंड अगेन आइडियल सॉल्यूशन की स्टेटमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है वो याद रखना है आपको, ठीक है। तो इतनी सारी बातें अगर आपको याद रहती हैं तो आइडियल सॉल्यूशन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत या फिर छूटेगा नहीं, क्लियर। चलो, तो ये सारी बातें थी आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बेसिकली होते क्या हैं, तो जैसे देखो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो तो करते हैं बट एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन पता है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बस क्या लगा देना है हमको, वो फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबेस रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट तो काफी इजी है। अब देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये रॉल्स लॉ को तो फॉलो नहीं करते, तो ये रॉल्स लॉ से ना डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो जब हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था तो रॉल्स लॉ में हमने एक डेरिवेशन करी थी छोटी सी और एक टोटल प्रेशर निकाला था, याद आया आपको, P total is equals to PA plus PB बोला था हमने, ठीक है। तो रॉल्स लॉ क्या बताता है हमें, टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये बताता है हमको, ठीक है। बट वो सॉल्यूशंस जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन फॉलो नहीं करते हैं और वो रॉल्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। एक डेविएशन का नाम है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरे डेविएशन को बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं एज वेल एज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, या फिर जस्ट वो पूछ लेते हैं बताओ पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ठीक है। तो हम यही सब समझने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोस टू टाइप्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। और वो कौन सी डेविएशंस है, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो एक तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ और दूसरी नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। अब ये पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, देखो डेविएशन का मतलब होता है भटकना, ठीक है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, अपने पाथ से भटक जाना, ठीक है। तो रॉल्स लॉ हमें क्या कहता है ना, रॉल्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इतना आना चाहिए, ठीक है। बट जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में टोटल प्रेशर निकालते हैं वो या तो जो रॉल्स लॉ बोलते हैं कि इतना प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ जाता है या फिर उससे कम आ जाता है, ठीक है। तो रॉल्स लॉ ने जो बोला कि टोटल प्रेशर इतना आना चाहिए, बट जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालते हैं या तो वो उससे ज्यादा आ जाता है, जब इससे ज्यादा आ जाता है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और जब टोटल प्रेशर इससे कम आ जाता है तब हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो यही होता है हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और ऐसा क्यों होता है वो अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दिखता कैसा है हमारा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली हमने ये दोनों ही ग्राफ रॉल्स लॉ में बनाए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वाली लाइन से आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होता था, रॉल्स लॉ से जो टोटल प्रेशर का ग्राफ आया था वो हमारा ब्लैक जो आपको दिख रहा है ना, ब्लू लाइन को भी इग्नोर कर दो, जो ये ब्लू डॉटेड लाइन है इसको इग्नोर कर दो। तो अभी ये ग्राफ और ये ग्राफ किसका ग्राफ बन जाएगा, रॉल्स लॉ का, ठीक है ना। तो वो सॉल्यूशन जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं और कैसा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो रॉल्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इतना। ये वाली जो लाइन थी ये हमारा टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही थी रॉल्स लॉ में, बट क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है ना। कैसी डेविएशन शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा वो रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आएगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो और कैसी डेविएशन हो जाएगी, पॉजिटिव डेविएशन। इसीलिए
इस वाले केस में जो टोटल प्रेशर होगा वो ये डॉटेड वाली लाइन जो दिख रही है आपको वो देगी हमें, ठीक है। एक बार दोबारा से समझो, रॉल्स लॉ में कंपोनेंट ए का जो प्रेशर था वो ये वाली लाइन शो करेगी, ब्लैक वाली लाइन जो है, ठीक है, और कंपोनेंट बी की जो प्रेशर है वो ये वाली लाइन शो करेगी जो इधर जा रही है, ठीक है ना। और टोटल प्रेशर किससे हम निकालेंगे, इस वाली लाइन से, रॉल्स लॉ में, ठीक है। बट पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या होता है कि जो रॉल्स लॉ का प्रेशर है पीए वो भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और हम उसको पॉजिटिवली डेरिवेट करके दिखाते हैं, पीए का प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ऐसे ही जो पीबी का प्रेशर आना चाहिए था रॉल्स लॉ से उससे ज्यादा आता है, और फाइनली जब इन दोनों प्रेशर को हम ऐड करेंगे तो ये जो टोटल प्रेशर आना चाहिए था इतना उससे ज्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर आपको ग्राफ देखने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है रॉल्स लॉ के ऊपर, ठीक है, उसमें मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी है आपको रॉल्स लॉ के बारे में, तो प्लीज आप उसको एक बार देख ले। देन उसके बाद इस ग्राफ को अगर आप समझेंगे तो बहुत इजीली आपके ग्राफ समझ में आ जाएगा, क्लियर। चलो अब देखो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ इतना प्रेशर आना चाहिए था, बट जब हम ऐसे सॉल्यूशंस का प्रेशर निकाल रहे हैं जो कि कैसे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो कर रहे हैं, तो उनका प्रेशर रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आना चाहिए था उससे कम आ जाएगा, ठीक है ना, उससे कम आएगा। और जब कम आ जाता है तो हम बोलते हैं कि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। अगेन ये जो डॉटेड लाइन है इसे भूल जाओ, सिर्फ ब्लैक वाली लाइन को देखो, तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा किसका, रॉल्स लॉ का, ठीक है। बट क्योंकि हम किसके लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, तो यहाँ पे होगा क्या, कंपोनेंट ए का जो प्रेशर है वो भी घट जाएगा और कंपोनेंट बी का जो प्रेशर था वो भी घट जाएगा, और जब कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी के प्रेशर को हम ऐड अप करेंगे तो प्रेशर टोटल प्रेशर से कैसा हो जाएगा, घट जाएगा इस बार, ठीक है ना। तो इस बार जो टोटल प्रेशर आ रहा है वो हम इस डॉटेड ब्लू लाइन से लेंगे, क्लियर। तो इस बार अगर हम कंपेयर करेंगे रॉल्स लॉ से, तो रॉल्स लॉ के हिसाब से प्रेशर की ब्लैक लाइन देती टोटल प्रेशर, बट अब क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसीलिए टोटल प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो ये भी हम डिफरेंस में, जब भी हमसे बोला जाए डिफरेंस बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ में, तो ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये ग्राफ बना देते हैं तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं जो हमें याद रखने होते हैं, तो एक एक करके हम ये सारे डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखो, पॉजिटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आता है, रॉल्स लॉ से प्रेशर कितना आता है, रॉल्स लॉ से अगर मैं ए कंपोनेंट का प्रेशर निकालूंगा तो आएगा PA नॉट काय ए, ठीक है, क्या आएगा PA नॉट काय ए, और PB का प्रेशर निकालूंगा तो क्या आएगा PB नॉट काय बी, ये होता है रॉल्स लॉ के, ठीक है। अगर हम रॉल्स लॉ की हेल्प से प्रेशर निकालें तो PA का प्रेशर कितना आता है, PA इज PA नॉट काय ए, और PB का क्या आता है PB नॉट इनटू काय बी, ठीक है। बट क्योंकि ये कैसा डेविएशन शो कर रहे हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ पे A और B का प्रेशर क्या होगा, रॉल्स लॉ से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे PA इज ग्रेटर देन PA नॉट इन काय ए, और PB की बात करेंगे तो PB भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा PB नॉट एंड PB नॉट इनटू काय बी से, क्लियर। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, जो प्रेशर होता है हमारा A एंड B कंपोनेंट्स का वो रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आता है उससे इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डेविएशन के लिए देखें तो नेगेटिव डेविएशन में ये प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो PA इज लेस देन PA नॉट काय ए एंड PB इज आल्सो लेस देन PB नॉट काय बी, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन में रॉल्स लॉ से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वो हो क्यों रहा है, उसका रीजन समझते हैं। देखो, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में क्या होता है, अभी अभी हमने आइडियल सॉल्यूशन में देखा था, जब हमारे पास A कंपोनेंट था A और दूसरा कंपोनेंट था B, तो A कंपोनेंट जब प्योर था, ठीक है ना, जब A कंपोनेंट हमारे कैसा था, प्योर, तो उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थे वो A टाइप के थे, और जो B वाला कंपोनेंट प्योर था उसके अंदर B टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थे, ठीक है। बट जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक थर्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन आया, दैट इज ऑफ AB टाइप, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने बोला कि अगर हमारा सॉल्यूशन आइडियल है तो ये जो न्यू इंटरेक्शन है ना AB टाइप की, इसकी स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए किसके, जो ओल्ड इंटरेक्शंस थी, दैट इज AA एंड BB इंटरेक्शंस, ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। बट पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, देखो ये जो न्यू इंटरेक्शन है, ठीक है ना, ये जो नई इंटरेक्शन बनती है जब A और B को हम मिला देते हैं, तो जब A और B के कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इनके बीच की इंटरेक्शन ना बहुत वीक होती है, ठीक है। जब A और B कंपोनेंट को हम आपस में मिलाते हैं तो जो A और B न्यू इंटरेक्शन बनती है कैसी होती है, काफी वीक होती है, इजीली ब्रेक हो जाती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो ओल्ड इंटरेक्शंस हैं AA एंड BB, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, वो सॉल्यूशन शो करते हैं जिसमें जो न्यू इंटरेक्शन AB बनी है वो वीकर है इससे, ओल्ड इंटरेक्शन से, दैट इज AA एंड BB, ठीक है। इससे होगा क्या, देखो जो हमारा A है
वो काफी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है और जो बी है वो भी हमारा काफी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। बट हम जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ए बी की जो इंटरेक्शन है वो कैसी है, वीक है, आसानी से टूट जाएगी। तो जब ए और बी प्योर फॉर्म में थे तो उनका प्रेशर, उनका जो वेपर्स थे वो उतने ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, बिकॉज एक ए ने दूसरे ए को काफी स्ट्रांगली पकड़ रखा था। इसी तरह से अगर हम बी कंपोनेंट की बात करें तो बी का भी प्रेशर उतना ज्यादा नहीं था, उसके वेपर्स बहुत ज्यादा बन नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि बी कंपोनेंट दूसरे बी कंपोनेंट को काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा था, उसने पकड़ के रखा था। बट जैसे ही हमने ए और बी को आपस में मिला दिया तो ये क्या करते हैं, ए और बी की इंटरेक्शंस को वीक कर देते हैं और ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो तो वीक ही है, ठीक है ना। तो उस केस में जैसे ही हम ए और बी को आपस में मिक्स करते हैं तो जो ए बी इंटरेक्शन होती है वो कैसी हो जाती है, वीकर हो जाती है। इस वजह से ए और बी को मिक्स करते ही ए एंड बी फाइंड इट इजियर टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है ना। ए और बी को आपस में मिक्स करने के बाद अब ए और बी आसानी से सॉल्यूशन को छोड़ के वेपर फेज में जा सकते हैं, और जब ज्यादा ए और बी वेपर फेज में जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, तो आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो न्यू इंटरेक्शन ए बी होती है वो कैसी होती है, वीकर होती है ओल्ड इंटरेक्शन से ए एंड बी, ठीक है। तो न्यू ए बी इंटरेक्शन इज वीकर देन old AA and BB interactions. Therefore, A and B components find it easier to escape from solution than from pure state. ठीक है ना? जब ये प्योर स्टेट में थे तो इनके बीच में इंटरेक्शन सिर्फ थी AA और इसमें थी सिर्फ BB। तो ये स्ट्रॉन्ग थी, इस वजह से ये गैस फेज में नहीं जा पा रहे थे और इनका प्रेशर कैसा था, कम था। बट जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करने लग गए, इस वजह से जो नई इंटरेक्शन बनी AB वो वीकर है काफी, और क्योंकि वो वीकर है तो अब ए एंड बी वेपर फेज में आसानी से चले जाते हैं और प्रेशर को क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए ए का प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाता है और बी का भी प्रेशर सॉल्यूशन में ज्यादा हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जो कैसे डेविएशन शो करते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट वाला पॉइंट देखें नेगेटिव डेविएशन में, तो इसके जस्ट अपोजिट बात होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो जो ए बी इंटरेक्शन है, जो न्यू ए बी इंटरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो AB न्यू AB इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड AA एंड BB इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो अब क्या है, AA इंटरेक्शन जो थी वो वीकर है और BB इंटरेक्शन भी है वीकर है, किससे, जो न्यू AB इंटरेक्शन बनी है, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, देखो जब AA आपस में सिर्फ प्योर कंपोनेंट था A, उसमें इंटरेक्शन थी AA, और जो प्योर कंपोनेंट B था उसमें इंटरेक्शन थी BB। अब जो AA इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और BB भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, A कंपोनेंट वेपर फेज में जा रहे थे और B कंपोनेंट भी वेपर फेज में जा रहे थे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ उनका कुछ प्रेशर आ गया था, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए और बी कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर दिया। जैसे ही हमने ए और बी कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया तो अब ये जो न्यू इंटरेक्शन बनी है ए बी के बीच में, ये काफी स्ट्रांग है, ठीक है ना। ए और बी से काफी स्ट्रांग है। तो अब जो ए कंपोनेंट बाहर जाता है, ए कंपोनेंट वेपर फेज में जब जाना चाहता है तो बी कंपोनेंट उसको पकड़ लेता है, मतलब जाने नहीं देता है, ठीक है ना। इस वजह से जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में ए और बी के, वो वेपर फेज में नहीं जा पाते और प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। इस केस में फिर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या है यहाँ पे, न्यू इंटरेक्शन, कौन सी इंटरेक्शन, न्यू एबी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ओल्ड एए एंड बीबी इंटरेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो न्यू एबी इंटरेक्शन है वो कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर होती है ओल्ड एए एंड बीबी इंटरेक्शन से। इसका रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर ए एंड बी कंपोनेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन देन फ्रॉम प्योर स्टेट, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, जब हम उनको सॉल्यूशन बना देंगे, ए एंड बी कंपोनेंट को आपस में मिक्स कर देंगे, तो ए एंड बी कंपोनेंट्स अब वेपर फेज में जाना डिफिकल्ट, उनके लिए कैसा हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए उन सॉल्यूशंस में जो कैसा डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनका प्रेशर क्या होता है, रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आया होता है उससे कम हो जाता है, पीए इज स्मॉलर, पीबी आल्सो स्मॉलर, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। आराम से इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस पॉइंट को जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया उसको एक दो बार अच्छे से सुने, आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो वो सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनके केस में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसी होती है, पॉजिटिव। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसी होती है, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा ना, हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी। तो वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ, उनके अंदर क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा एच उनका कैसा रहेगा, पॉजिटिव, एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, एंड एंथैल्पी चेंज इन वॉल्यूम उनका कैसा रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम भी उसका कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ
will be higher than, ठीक है, will be higher than the solution which was present in Raoult's law case, ठीक है। अब नेगेटिव डेविएशन में देखो, नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, जो कंडीशन यहाँ पे उसका रिवर्स हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी यहाँ पे कैसा रहेगा, नेगेटिव, एंड चेंज इन वॉल्यूम भी कैसा रहेगा, नेगेटिव। क्या मतलब है इसका, यानी इस केस में क्या होगा, वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, वहां पे हीट रिलीज होती है, ठीक है। उनकी केस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, और जब भी हीट रिलीज होती है तो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। यहाँ पे प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, ठीक है ना। ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। और यहाँ पे जो प्रोसेस है ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। जब हीट रिलीज होती है तो कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो डेल्टा एच जब हमारा नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं कैसा प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है। और यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम वो कैसा है, नेगेटिव है, यानी रॉल्ट्स लॉ के हिसाब से, यानी आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से जो वॉल्यूम आना चाहिए था उससे कम वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो जब कम वॉल्यूम आएगा तो हम कैसा बोलेंगे कि जो चेंज इन वॉल्यूम है नेगेटिव है, और इस केस में जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन है। तो इतनी सारी बातें हैं जो आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टेटमेंट क्या होती है, टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और ये उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, और ये ग्राफ भी आप इस डिफरेंस में ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इसको मान लो आप 5th पॉइंट मान लेना इसको, ठीक है ना। तो आपके ग्राफ, दोनों ग्राफ अच्छे से, देन उसके बाद ये पॉइंट्स आराम से आपको याद रखना है। वो पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद रखने हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन के आपको 2 एग्जांपल्स याद रखने हैं, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, इथेनॉल और एसीटोन का सॉल्यूशन, ठीक है। जब हम इथेनॉल को एसीटोन के साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद ये कैसा डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं ये, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो इथेनॉल होता है, जो वो प्योर स्टेट में होता है, तो इथेनॉल के बीच में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे ही हम उसके अंदर एसीटोन डाल देते हैं तो एसीटोन क्या करता है, इथेनॉल के बीच में आके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब कर देता है। इस वजह से इथेनॉल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और अभी कैसा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपको सेकंड एग्जांपल याद रखना है, दैट इज कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है। जब हम कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन को आपस में मिक्स करते हैं तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलता है जो रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये दोनों ही क्या शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। इसी तरीके से आपको 2 एग्जांपल याद रखते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ के। तो फिनॉल और एनिलीन को जब आपस में हम डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, फिनॉल प्लस एनिलीन को, तो ये कैसा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये देखो फिनॉल एंड एनिलीन, ठीक है। जैसे ही हम फिनॉल और एनिलीन को आपस में मिक्स करते हैं तो इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। जब फिनॉल अलग था, एनिलीन अलग था, ठीक है। जैसे ही हम फिनॉल और एनिलीन को आपस में क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने के बाद इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसी वजह से फिनॉल और एनिलीन आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और कैसा डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। तो अगर पूछे इसका फिनॉल प्लस एनिलीन का सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करता है फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, बिकॉज़ जब हम फिनॉल और एनिलीन को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हिच मेक्स देम डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली जब हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिक्स करते हैं तो उनके बीच में भी क्या बन जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये है क्लोरोफॉर्म और ये है एसीटोन। तो एसीटोन के ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच में क्या बन जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से सॉल्यूशन फेज से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मुश्किल होती है, दिक्कत होती है वेपर फेज में जाना। इसका रिजल्ट क्या होता है कि टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कैसा डेविएशन शो करते हैं, ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स में सेम एक्सप्लेनेशन है। जैसे हम फिनॉल और एनिलीन या फिर क्लोरोफॉर्म एसीटोन को आपस में मिक्स करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। फाइनली आज की वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स, ठीक है, और फाइनली नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप्स, जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ये सारी चीजें समझी। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन वो अच्छे से पढ़ाई करें। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।